सुप्रभात बेटा, आप सब कैसे हो। आज बेटा हम हिंदी गद्य गरिमा के दूसरे पाठ को पढ़ाऊंगा, जिसके प्रमुख लेखक हैं आचार्य महाविशाद द्विवेदी। तो उस विषय को पढ़ने से पहले यानी महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, ये जो शीर्षक हम पढ़ेंगे, उसको पढ़ने से पूर्व हम सबसे पहले द्विवेदी जी के परिचय को जानेंगे कि द्विवेदी जी कौन थे। संक्षेप में इनके विषय में जानेंगे, उसके बाद पूरे पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जैसा कि इनका नाम है द्विवेदी जी, द्विवेदी युग के लेखक थे। हिंदी गद्य साहित्य के युग विधायक महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 5 मई 1864 ईस्वी में रायबरेली जिले के दौलतापुर गांव में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि इनके पिता राम सहाय द्विवेदी को महावीर का इष्ट था, इसलिए इन्होंने पुत्र का नाम महावीर सहाय रखा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। पाठशाला के प्रधानाध्यापक ने मूलवश इनका नाम महाविशाद रख दिया और यही मूल भूल हिंदी साहित्य में क्या बन गई, स्थायी बन गई। यानी इनका नाम महावीर सहाय से महावीर प्रसाद द्विवेदी पड़ा। 13 वर्ष की अवस्था में ही अंग्रेजी पढ़ने के लिए उन्होंने रायबरेली के जिला स्कूल में प्रवेश लिया। यहाँ संस्कृत के अभाव में इनको वैकल्पिक विषय फारसी लेना पड़ा। यहाँ 1 वर्ष व्यतीत करने के बाद कुछ दिनों तक उन्नाव जिले के रंजीतपुरवा स्कूल में और कुछ दिनों तक फतेहपुर में पढ़ने के पश्चात ये पिता के पास मुंबई चले गए। वहाँ पर इन्होंने अंग्रेजी और फारसी के अतिरिक्त संस्कृत, गुजराती, मराठी इत्यादि भाषाओं का अभ्यास किया और अपने ज्ञान रूपी प्यास को इन्होंने कभी तृप्त नहीं होने दिया, बल्कि यह आजीवन अपने ज्ञान को बढ़ाते रहे। और जीविका के लिए इन्होंने रेलवे में नौकरी भी कर ली। इस तरह से रेलवे में विभिन्न पदों पर कार्य करने के बाद वे झांसी में डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक सुपरिटेंडेंट के कार्यालय में मुख्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया और मुख्य लिपिक रहे। उसके बाद यह उच्च अधिकारियों से संपर्क में रहे और इस तरह से इनका जीवन सबसे पहले जो हिंदी साहित्य में परिवर्तित हुआ वह 1903 ईस्वी में द्विवेदी जी के सरस्वती पत्रिका के संपादन को स्वीकार करने से हुआ। 1920 ईस्वी तक यह निरंतर अपने दायित्व को निष्ठापूर्वक पालन करते रहे और 21 दिसंबर 1929 ईस्वी को रायबरेली में हिंदी के इस यशस्वी साहित्यकार अर्थात आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्वर्गवास हो गया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के कवि थे और द्विवेदी युग के प्रवर्तक भी थे। इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा, जिसे हम पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। तो इस तरह से इनका यह संक्षेप में जीवन था। अब कुछ रचनाओं पर इनके चर्चा करेंगे। इनकी प्रमुख रचनाओं में वैसे तो इन्होंने लगभग 50 से अधिक ग्रंथों का और सैकड़ों निबंधों की रचना की, परंतु इनके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जैसे है अद्भुत आलाप, विचार विमर्श, रसज्ञ रंजन, संकल, साहित्य शिखर, कालिदास की नृत्ता, कालिदास और उनकी कविता, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, अतीत स्मृति। उसके बाद इन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इनका अनुवाद भी किया। संस्कृत में जो इन्होंने अनुवादित ग्रंथों का निर्माण किया उसमें रघुवंश है, जो कि कालिदास द्वारा भी रचित है, संस्कृत में है। इसको इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। हिंदी महाभारत, कुमार संभव, ये भी कालिदास की रचना है। किरातार्जुनीयम, ये सभी संस्कृत ग्रंथ हैं जिनको इन्होंने हिंदी में परिणत किया।
इनकी जो भाषा थी वह अत्यंत परिष्कृत, परिमार्जित और व्याकरण सम्मत थी। इसलिए इनके जो साहित्य का प्रवाह था, हिंदी साहित्य शब्द भंडार था, वह निरंतर गति की तरह प्रवाहित होता रहा। इनकी भाषाओं में, इनके निबंध में, इनकी कहावतों में मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सूक्तियाँ इत्यादि सभी तरह के विषयों का वर्णन प्राप्त होता है। अब बेटा इनका जो इन्होंने निबंध लिखा, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, महाकवि माघ थे जो कि शिशुपाल वध नामक महाकाव्य की रचना की, जिसमें कुल 20 सर्ग हैं और एक संस्कृत ग्रंथ है जो महाभारत से संकलित है। तो इन्होंने उन्हीं कवि पर अपना विषय वर्णित किया जो हमें आपको पढ़ना है, जो एक निबंध के रूप में है। तो इसमें थोड़ा संक्षेप में लेखक ने लिखा है, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। महाकवि माघ का प्रभात माने प्रातःकालीन कथा का वर्णन है कि जिस तरह से सूर्य उदित होता है और अपने चमत्कार को, अपने प्रकाश को पूरे पृथ्वी मंडल पर प्रकाशित करता है और संपूर्ण संसार को प्रकाशवान बनाता है, उसी तरह से कवियों में महाकवि माघ थे जो कि हिंदी गद्य साहित्य को प्रकाशित करते हैं। तो संस्कृत के महाकवि माघ के प्रभात वर्णन संविधि हृदय स्पर्शी स्थलों का निबंध का वर्णन किया है। इसमें बहुत कलात्मक ढंग से अपने व्याख्यान को प्रस्तुत किया है। इन्होंने सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, दिग्वधु में अपनी अपनी किरणाओं में तल्लीन हैं। सूर्य की किरणें अंधकार को नष्ट करके जीवन और संसार को प्रकाश से परिपूर्ण कर देती हैं। चंद्रमा की रसता शीतल किरणें रजनीगंधा से प्रमुदित होती हैं। सूर्य चंद्रमा समय समय पर दिग्वधुओं से कैसे प्रणय निवेदन करते हुए एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंदिता के भाव को भर उठते हैं, कैसे प्रवासी सूर्य का स्थान चंद्रमा लेकर दिग्वधुओं से हास्य विलास करते हैं और सूर्य के कोण का भाजन बन उनके द्वारा परास्त किया जाता है। इन सभी मनोहारी दृश्यों का इस पूरे निबंध में संकलन प्राप्त होता है, जिसको हमें आपको पढ़ना है। तो ये जो महाकवि माघ का प्रभात वर्णन है बेटा, ये किस विधा की रचना है? जैसे आपसे पूछ लिया जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो आपको ये बताना है कि यह एक निबंध विधा है। यानी ये हिंदी गद्य का जो गद्य की जो विधाएं हैं, निबंध, नाटक, उपन्यास, उनमें से महाकवि माघ का प्रभात वर्णन यह एक निबंध विधा है। तो आए अब पाठ के विषय में पढ़ते हैं। पाठ में लेखक ने क्या समझाया है। ये था संक्षेप में द्विवेदी जी का परिचय और पाठ का संक्षेप में परिचय। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन में आए देखें, एक निबंध विधा की रचना है। इसमें लेखक ने क्या बताया है। इन्होंने कहा कि रात बहुत ही थोड़ी रह गई है, सुबह होने में कुछ कसर है। कसर कहने का मतलब है बेटा कमी है, कुछ ही समय बाकी है। जरा सप्तर्षि नाम के तारों को तो देखिए। पहले हमारे आपके जो पूर्वज होते थे उनके पास कोई घड़ी नहीं होती थी, तो समय का ज्ञान उन सप्तर्षि जो 7 ऋषियों का समूह है उनको 7 तारों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो उन सभी को देख करके अनुमान कर लेते थे कि अब कितना समय शेष है। तो उन्होंने कहा कि जरा सप्तर्षि नाम के तारों को तो देखिए, वे आसमान में लंबे पड़े हुए हैं कि नहीं। उनका पिछला भाग तो नीचे को झुका सा है और अगला ऊपर को है, वही उनके अधोभाग में है। छोटा सा ध्रुव तारा कुछ कुछ चमक रहा है। सप्तर्षियों का आकार गाड़ी के सदृश है, जिस तरह से लंबी दिशा में, यानी ये जो सप्तर्षि तारे हैं वे एक लाइन में, एक दिशा में दिखाई दे रहे हैं, एक गाड़ी के समान दिखाई दे रहे हैं। ऐसे गाड़ी के सदृश जिसका जुआं ऊपर को उठ गया हो, अर्थात जिसका अग्रभाग उठा हुआ हो। जुआं का भाव क्या है? अग्र, जिससे पहले खेत लोग जुताई करते थे, 2 बैलों के बीच में जोड़ने का एक माध्यम है, लकड़ी का बनता था। तो कहा कि वह आगे का भाग चौड़ा है, इस तरह से ऊपर उठा हुआ है। इसी से उनके
और ध्रुव तारा के दृश्य को देखकर श्री कृष्ण के बालपन की एक घटना याद आ जाती है। वह कौन सी है कि जब श्री कृष्ण छोटे थे तो उनको मारने के लिए एक बार गाड़ी का रूप बना करके सक्तासुर नामक राक्षस, जिसको आप बैलगाड़ी कहते हैं, तो कहा कि वह बैलगाड़ी का रूप धारण करके सक्तासुर, इसीलिए उसका नाम सकट हो गया। सकट का मतलब है बैलगाड़ी, और उसका नाम ही राक्षस का पड़ गया सक्तासुर नामक एक दानव उनके पास आया और श्री कृष्ण ने पालने में पड़े ही पड़े खेलते खेलते उसे एक लात मार दी और उसके आघात से, उनके इस प्रहार से उसका अग्रभाग ऊपर की ओर उठ गया और उसका पाछे का भाग खड़ा ही रह गया। तो श्री कृष्ण उसके तल आ गए, तले माने उसके नीचे आ गए। वही दृश्य इस समय सप्तर्षियों की अवस्थिति का है। अर्थात लेखक यहाँ तक बताना चाह रहे हैं कि जो सप्तर्षि हैं जिनके द्वारा हम समय का ज्ञान करते हैं कि अब रात्रि कितनी शेष है, इस विषय को जानने के लिए हम उन सप्तर्षियों के समूह को देखते हैं तो अब हमें लगता है कि रात अब बहुत थोड़ी है, यानी अब प्रातः काल होने वाला है। और जिसका उन्होंने उदाहरण बहुत बढ़िया दिया लेखक ने, एक सक्तासुर नामक राक्षस का। तो उसमें सक्तासुर को भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ा सा एक पैर मारा कि वह आसमान में उछलता हुआ काफी ऊपर गया और फिर नीचे धड़ाम से गिरा, जिसके नीचे वह स्वयं थे। तो उसका जो अग्रभाग था वह ऊपर की उठा हुआ था और जो उसका पीछे का भाग था वह पृथ्वी पर खड़ा रहा। तो उसी की बात कर रहे हैं कि माने उसी तरह सप्तर्षियों का जो समूह है वह आगे की ओर उठा हुआ है और पीछे का भाग नीचे की ओर झुका हुआ है, यानी ध्रुव तारे की तरह वह क्या हो रहा है, चमक रहा है। तो कहा वे तो कुछ उठे हुए से लंबे पड़े हुए हैं और छोटा सा ध्रुव उसके नीचे चमक रहा है। यानी जो आकाशमंडल में सप्तर्षि हैं और उनके नीचे जो ध्रुव तारा है, कहा कि वह भाग उन सभी सप्तर्षियों के नीचे दिखाई देने के कारण ऐसा आभास हो रहा है कि अब रात्रि बहुत थोड़ी सी है, अब प्रातः काल होने वाला है। यानी यहां पर यदि पूरे पैराग्राफ को आप समझे बेटा तो लेखक ने बताने की कोशिश की है कि अब प्रातः काल होने वाला है इन उदाहरणों के माध्यम से। दूसरे पैराग्राफ में देखें बेटा, लेखक ने कहा कि पूर्व दिशा रूपिणी जो स्त्री है, यानी पूर्व दिशा को एक स्त्री के रूप में लेखक ने वर्णित कर दिया। कहा पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही भली मालूम होती है, यानी बहुत अच्छी दिखाई देती है, बहुत सुंदर दिखाई पड़ रही है। वह हंस सी रही है, प्रसन्नचित हो रही है। क्यों? क्योंकि वह यह सोचती है कि इस चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया तब तक यह मेरी संगति में रहा, तब तक जब तक यह मेरी संगति में रहा तब तक उदित ही नहीं रहा। उसकी दीप्ति भी खूब बढ़ी, परंतु देखो वही अब पश्चिम दिशा रूपिणी स्त्री की तरफ जाते ही कैसा हो जा रहा है, दीप्तहीन होकर पतित हो रहा है। यानी लेखक ने यहां तक क्या बताने की कोशिश की बेटा कि एक जो दिशारूपी नायिका है वह पश्चिम दिशारूपी जो दूसरी नायिका है उसके प्रति अपने भाव को प्रकट करते हुए वह बताना चाह रही है कि ये जो चंद्रमा है जब तक मेरे साथ थी, जब तक यह मेरे पास था, तब तक यह मेरी संगति के कारण प्रसन्नचित था। अर्थात मेरे साथ, क्योंकि पूर्व दिशा में चंद्रमा का उदय होता और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, ये प्रकृति का निश्चित समय है। लेकिन एक दूसरे का जो भाव है जिसको आप कहते हैं कि सौतन जैसा व्यवहार, तो यहाँ पर भी लेखक ने उन दोनों का उदाहरण देकर के बताने की कोशिश की। वह जब तक मेरे साथ था तो वह चमकृत हो रहा था, उसकी दीप्ति खूब बढ़ रही थी, उसका प्रकाश बढ़ रहा था। परंतु अब देखो वह जैसे ही पश्चिम दिशा रूपी स्त्री के तरफ जाता है तो उसका जो प्रकाश है वह हीन हो जाता है, कमजोर हो जाता है, पतित हो जाता है। इसी से पूर्व दिशा चंद्रमा को देख देख प्रभा के बहाने, सूर्य के बहाने, प्रकाश के बहाने, किरण के बहाने ईर्ष्या से मुस्का सी रही है। इसी से पूर्व दिशा, यानी इसी के कारण जो पूर्व दिशा रूपी स्त्री है वह चंद्रमा को देख देख करके उसके किरण के बहाने, उसके प्रकाश के बहाने ईर्ष्या से युक्त होकर के क्या कर रही है, मुस्कुरा रही है, जबकि वह प्रसन्नचित नहीं है। यानी जैसे एक मानव
दूसरे मानव को बढ़ते हुए देख करके वह ईर्ष्या भाव से जलता तो रहता है, लेकिन समाज देश दुनिया को दिखाने के लिए लेखक ने बताया कि वह मनुष्य सिर्फ दिखावे के कारण उसके सम्मुख, समाज के सम्मुख वह प्रसन्नचित दिखाई देता है, जबकि वह ईर्ष्या से जलता रहता है। जैसा कि यहाँ पर लेखक ने पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री का वर्णन किया है। आगे क्या बताया उन्होंने, कहा परंतु चंद्रमा को उसके हंसी मजाक की कुछ भी परवाह नहीं है। परंतु देखिए यहाँ चंद्रमा का भाव आप ले सकते हैं सज्जन पुरुषों से, महान पुरुषों से। उन्होंने कहा जो सज्जन और महान व्यक्ति होते हैं, वह कहा कि ऐसे हंसी मजाक वाले विषयों को वह बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, उन विषयों पर ध्यान नहीं देते, उसकी परवाह नहीं करते, वह तो अपने कार्य को करते हैं। जैसे कि चंद्रमा, वह पूर्व दिशा में उदित होता है हमेशा और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है, लेकिन उसके उदय और अस्त होने में किसी प्रकार का कोई भाव नहीं समझ में आता। उसी तरह से जैसे कि सज्जन के भाव विचार होते हैं, वह अपने ही रंग में मस्त मालूम होता है। यानी जो चंद्रमा रूपी सज्जन व्यक्ति है, कहा वह अपने भाव में रंगा रहता है। अस्त समय होने के कारण उसका बिंब तो लाल है, पर किरणें उसकी पुराने कमल के नाल के कटे हुए टुकड़ों के समान सफेद हो जाती हैं। यानी उसकी किरणें जो है वह श्वेत हो जाती हैं। स्वयं सफेद होकर भी बिंब की अरुणता के कारण वे कुछ लाल भी हैं। यानी वह सफेद तो हो जाता है। यानी जो सज्जन व्यक्ति है वह जब दुख के भाव में जाता है तो दुखित तो होता है, कुछ बदलाव आता है, लेकिन वह अपने तपस्या, अपने त्याग के कारण वह अपने प्रकाश से दूसरे को प्रकाशित अवश्य करता रहता है, दूसरे को ज्ञान अवश्य देता रहता है। कुमकुम मिश्रित सफेद चंदन के सदृश उन्हीं लालिमा मिली हुई। अब आगे का वर्णन कवि ने, लेखक ने किया कि कुमकुम मिश्रित, कुमकुम चंदन होता है, कहा कुमकुम से मिला हुआ सफेद चंदन के समान, सदृश माने समान, उन्हीं लालिमा मिली हुई। उसी प्रकार की लालिमा, लाल रंग का जो भाव है वह मिल करके सफेद किरणों से चंद्रमा क्या करता है, पश्चिम दिग्वधू का श्रृंगार कर रहा है। वह क्या करता है चंद्रमा, कहा कि जो पश्चिम दिशा रूपी बहू है, कहा वह उसका मानो श्रृंगार कर रहा है। उसकी दृष्टि में जो पूर्व रूपी स्त्री है वो भी वैसे है, और पश्चिम रूपी जो स्त्री है वह भी वैसी है, इसलिए वह दोनों का सम्मान एक जैसा करता है। उसे प्रसन्न करने के लिए उसके मुख पर चंद्रमा का लेप सा समा रहा है। यानी उसकी प्रसन्नता के लिए उसके मुख पर चंद्रमा का मानो चंदन का जो लेप है, उस कौन सा लेप, कहा कुमकुम मिश्रित सफेद चंदन का। यानी जो चंद्रमा की श्वेत किरणें हैं, कहा वह अपने अरुणिमा का प्रकाश दोनों को मिला करके, कहा उस पश्चिम दिशा रूपी नायिका के मुखमंडल को लेप करती है, अर्थात उसके भी भाव में चमत्कार को, उसके भी मुखमंडल पर उस पूर्व दिशा स्त्री की तरह प्रसन्नता को प्रस्फुटित करती है। पूर्व दिग्वधू के द्वारा किए गए उपहास की तरह उसका ध्यान ही नहीं देती है कि वह किस तरह का उपहास किया, उसका किस तरह का भाव था। इस विषय पर उसने कहा कि कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि सज्जन की दृष्टि में जो सज्जन मानव हैं, जो सतमार्गी मानव हैं, कहा उनको किसी के भाव, किसी के विचारों की कोई चिंता नहीं होती। उनकी दृष्टि में सभी एक समान होते हैं और वह सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। इसीलिए तो वह सज्जन है, इसीलिए तो वह महान है, इसीलिए वह श्रेष्ठ विद्वान है। आगे पैराग्राफ में देखिए बेटा, इसमें लेखक ने कहा कि जब कमल शोभित होते हैं तब कुमुद नहीं, और जब कुमुद शोभित होते हैं तब कमल नहीं। प्रकृति का कितना अलौकिक वर्णन है। यहां पर लेखक ने कहा कि जब कमल शोभित होते हैं, यानी जब कमल खिलता है तब कुमुद नहीं खिलता, क्योंकि चंद्रमा के उदित होने पर कुमुद ही खिलता है और सूर्य के उदित होने पर कमल खिलता है। और जब कमल सुशोभित, कुमुद सुशोभित होता है तब कमल नहीं, और जब कमल सुशोभित होता है तो कुमुद नहीं। यानी दोनों की दशा बहुधा एक सी नहीं रहती, यानी दोनों एक समान
नहीं रखते, परंतु इस समय प्रातः काल दोनों में तुल्यता देखी जाती है। यानी प्रातः काल की सुंदरता का वर्णन करते हुए लेखक ने कहा कि जबकि ये दोनों सामान्यतः बहुधा माने अधिकतर ये एक समान नहीं दिखते कि ये कमल भी खिला रहे और कुमुद भी खिला रहे, कहा यह अवसर तब होता है जब प्रातः काल का होता है। कुमुद बंद होने को हैं पर अभी पूरे बंद नहीं हुए हैं, उधर कमल खिलने हो क्योंकि सूर्योदय होने वाला है, कमल खिलने को हैं पर अभी पूरे खिले नहीं हैं। एक की शोभा आधी रह गई है और दूसरे को आधी ही प्राप्त हुई है। रहे भ्रमर जो भंवरे हैं, सो अभी दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर मंडरा रहे हैं, गुंजारव कर रहे हैं, अर्थात ध्वनि कर रहे हैं और ध्वनि के बहाने दोनों ही के प्रशंसा के गीत से गा रहे हैं, अर्थात दोनों का रसास्वादन कर रहे हैं और प्रसन्नता भरे दोनों को गीत सुना रहे हैं। इसी से यह समय कुमुद और कमल दोनों की समता को प्राप्त हो रहा है। यानी इससे लेखक क्या बताने की कोशिश करते हैं, वह बताते हैं कि यह जो सुअवसर दिख रहा है वह यह स्पष्ट करता है कि अब प्रातः काल होने वाला है। क्योंकि एक तरफ कमल खिलने वाला है और दूसरी तरफ कुमुद बंद होने वाला है, यानी दोनों स्थितियां समतुल्य दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब हुआ कि अब प्रातः होने वाला है। ऐसी स्थिति को लेखक ने व्यक्त किया। और मानव जीवन में क्या व्यक्त किया बेटा, इसको भी जान लीजिए। यहाँ पर लेखक ने क्या अर्थ बताने की कोशिश की है कि मनुष्य के जीवन में कहा सुख और दुख ये दोनों भाव जब समतुल्य अवस्था में होते हैं, यानी न तो ज्यादा दुख होता है और न ज्यादा सुख होता है, तो मनुष्य को ऐसा आभास करना चाहिए कि उसके जीवन का एक सुंदर सवेरा होने वाला है, क्योंकि अब दुख का अंत है और पूर्णतः सुख का भाव उत्पन्न होने वाला है। इसलिए उसे अपने जीवन में प्रसन्नता के भाव को रखना चाहिए। ठीक है बेटा। आगे के पैराग्राफ में लेखक ने क्या बताया, सायंकाल जिस समय चंद्रमा का उदय हुआ था। अब ये सायंकाल चंद्रमा का वर्णन करते हैं कि सायं के समय जिस समय चंद्रमा का उदय हुआ था, उस समय वह बहुत ही लावण्यमय था। लावण्यमय माने बहुत सुंदर था, लालिमा से युक्त था। यानी जब चंद्रमा उदित होता है सायंकाल के समय, उस समय वह लालमय होता है। क्रम धीरे धीरे से उसकी जो दीप्ति है, जो उसका प्रकाश है, उसकी जो सुंदरता है और भी बढ़ गई। वह ठहरा रसिक, क्योंकि जो चंद्रमा है